अरे ये क्या करवा लिया है? अरे यार पूछ मत, रोड क्रॉस कर रहा था, उसी टाइम पसंदीदा औरत का मैसेज आ गया। जैसे ही फोन चेक किया, एक साइकिल वाला ने ठोकर मार दी मेरे को वहाँ पे। साइकिल से इतना भारी नुकसान, ये कैसे हुआ? यार साइकिल वाला पहले मुझ पे गिरा, हाँ। फिर फ्रैक्चर हो गया मेरे को, और उसी साइकिल पे वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ाया, जहाँ मुझे 20,000 रुपए का फ्रैक्चर लगा। तेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है क्या? यार कंपनी ने कुछ इंश्योरेंस तो दी है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कुछ वो कैशलेस तो कुछ तो बोल रहे थे वहाँ पे, बट यार सही में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो वहीं पे रिफिल करवा लिया होगा। बट इमेजिन अभी तो 20,000 रुपए ठुके हैं, राइट? कल को अगर 20 लाख रुपए का डैमेज होता फिर क्या करते? डरा मत यार, अभी बता मेरे को इसके बारे में। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस इज सुपर इम्पोर्टेंट। आप चलो देखते हैं। हाँ तो अब बताओ कृष कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई थी? क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस किसी एजेंट से ही ले लिया था सस्ते प्रीमियम के चक्कर में? सिर्फ 10 लाख का कवर था, एंड जब क्लेम किया तो रिफंड हुआ ही नहीं मेरा। आजकल ना सबकी यही प्रॉब्लम है, एक एक करके सारे इश्यूज को सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले कवर अमाउंट पे आते हैं। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, किसके लिए कितना कवर लूं? आई गेस बिकॉज ये डिपेंड करता है कि लोगों की इनकम, एज, सिटी एंड हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है। दैट्स वाई ये वेरी करता है। तो पहले फैक्टर पे आते हैं विच इज इनकम। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन थंब रूल ये सजेस्ट करता है कि आपकी जो भी इनकम है ना, उसकी एनुअल इनकम बाय द वे, उसका 2 to 5% अमाउंट प्रीमियम होना चाहिए। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो प्रीमियम लगभग 20,000 से 50,000 रुपए होना चाहिए। एंड बाय द वे इन योर 20s 25,000 रुपए से कम के प्रीमियम में 1 करोड़ रुपए का कवर मिल सकता है। दूसरे फैक्टर पे आते हैं विच इज एज। इफ यूर इन योर 20s एंड कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन नहीं है तो कम कवर भी चल सकता है, लेकिन इफ यूर इन योर 40s एंड 50s या कोई फैमिली प्लान लेना है देन इजिली 25 या 30 लाख रुपए का कवर लेना चाहिए। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हो, जो मतलब 70s 80s में हो, फिर तो 50 लाख रुपए का कवर भी कम पड़ सकता है। इसका मतलब जितना बीमार होने के चांसेस है उतना ज्यादा कवर लेना चाहिए। Exactly, which leads us to the next point, which is medical history. जितनी ज़्यादा आपकी pre-existing diseases हैं, जैसे heart problems, obesity, cholesterol, diabetes, उतना ज़्यादा आपका कवर होना चाहिए, and इसकी वजह से प्रीमियम भी ज़्यादा हो सकता है। यार इतनी सारी बीमारी का नाम ले लिया, कोई ना कोई तो हो गई मुझे। और कोई फैक्टर? हाँ, आप कौन सी सिटी में रहते हो वो भी मैटर करता है। तुमने हेल्थ इंश्योरेंस जोन्स के बारे में सुना है क्या? जोन्स? वो क्या होता है? बेसिकली जोन्स वो एरियाज होते हैं जिसमें सिटीज को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये जोन्स यूज करती हैं टू अंडरस्टैंड कि प्रीमियम को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स बिकॉज हर सिटी में हॉस्पिटल कॉस्ट एक्सपेंसेस अलग होते हैं, दैट्स वाई प्रीमियम भी अलग अलग होता है। इन जोन्स का फायदा ये है कि अगर तुम जोन 3 सिटी में हो तो प्रीमियम कम होगा, लेकिन अगर तुम एक जोन 1 सिटी में हो तो प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। वो कैसे? तो लेट्स से टियर 2 टियर 3 सिटी में हो तो फिर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अराउंड 10 लाख रुपीस भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम एक बड़े मेट्रो सिटी में हो तो 20 लाख रुपए भी कम पड़ सकते हैं फॉर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट। पर अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो बड़े शहर जाना पड़ेगा, तब क्या? राइट, तो लेट्स से तुम एक जोन 3 सिटी में हो एंड तुम्हें जोन 1 या जोन 2 जाना है। इन दैट केस पूरे क्लेम का 70 to 80% ही इंश्योरेंस कंपनी हैंडल करेगी, बाकी का 20 to 30% जो भी प्रीमियम पड़ता है उसका खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। अगर तुम एक जोन 3 सिटी में हो, इट्स बेटर कि उसके अराउंड जो भी बड़ा शहर है उसके जोन का इंश्योरेंस प्रीमियम भरो। पर ये मैं जोन अपडेट कैसे करूंगा? तो स्पीक टू योर इंश्योरर, तो उनको बताओ कि आपको जोन 3 से जोन 1 जाना है या जोन 2 जाना है, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो अगर तुम जोन 1 से जोन 3 जाओगी तो तुम्हारा प्रीमियम कम हो सकता है। ये बड़े शहर में आने के बाद खर्चे रुक ही नहीं रहे, और इतना बड़ा कवर लेना, इज इट इवन वर्थ इट? अच्छा एक बात बता, तेरी सेविंग्स कितनी है? मत पूछ यार, अभी एसी लगवाया था, सारी उसमें उड़ गई। और अगर मेडिकल बिल 15 लाख रुपए का आएगा तो फिर क्या करेगा? लोन लेगा? हाँ शायद, एक किडनी बचाने के लिए दूसरी किडनी बेचनी पड़ जाएगी। वाओ, आई मीन लेट्स फेस इट, अभी मेडिकल इन्फ्लेशन 12% है। दैट मीन्स कि अगर कोई सर्जरी का कॉस्ट एज ऑफ टुडे 10 लाख रुपीस है, कल वो 11.2 लाख रुपीस होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स एक्चुअली एन इमरजेंसी फंड, अ सेफ्टी नेट। इनफैक्ट तो रात में स्ट्रेस फ्री सो पाएगा, ये टेंशन नहीं होगी कि कल कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, फिर से लोन उठाना पड़ेगा क्या? पर यार यूज ही नहीं हुई तो क्या करूंगा? ओ तो तू चाहता है कि तू बीमार हो जाए ताकि तू हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा रहे, ताकि प्रीमियम वसूल कर पाए। और कृष क्या हालचाल? इसमें यार काफी टाइम से हेल्थ इंश्योरेंस यूज नहीं हो रही थी, तो टॉयलेट में जाके फिसल के हड्डी तोड़वा ली, ताकि प्रीमियम जितना भरा है उसको कुछ तो वसूलो। यार पैसे के लिए तो तू कुछ भी कर लेगा। नहीं यार, शुभ शुभ बोलो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो तेरे पास है हेल्थ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट यू, एंड अगर नहीं हुई तो उससे भी बढ़िया, बस 2% एनुअल सैलरी के बदले तेरे पास एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का इंश्योरेंस है। पॉइंट तो वैलिड है, पर यार लोग इतना प्रीमियम भर रहे हैं फिर भी लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं क्लेम्स, ये क्या चक्कर है?
वो तो है, उसके भी कई रीजंस है, समझते हैं। पथ प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो पहला रीजन है सब लिमिट्स। पॉलिसी में लिखा होगा बड़ा बड़ा 50 लाख रुपए का कवर, लेकिन हर ट्रीटमेंट का अलग अलग सब लिमिट होगा। जैसे कैटरैक्ट सर्जरी का 30,000 रुपए या फिर एंजियोप्लास्टी का 2 लाख रुपए। तो इट डजंट मैटर कि ओवरऑल कवर क्या है, जितना अमाउंट उस ट्रीटमेंट के लिए अलॉटेड है दैट मैटर्स मोर। इसलिए शायद तेरा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। इसमें तो मेरी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो पाएगी। सोचा था ऋतिक रोशन जैसी नाक लगाऊंगा इंश्योरेंस के बाद। मैक्सिमम इंश्योरेंसेज ये कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर्स वैसे कवर नहीं करते, तो ये प्लास्टिक सर्जरी का सपना तो भूल ही जाओ। शादी तो अब छोड़ो मेरी, वो छोड़ दो, कोई और रीजन बताओ। ठीक है, तो दूसरा रीजन इज रूम रेंट कैप। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज रूम रेंट पे भी एक लिमिट डालते हैं। लेट्स से 10 लाख रुपए की पॉलिसी है एंड उस पे 1% रूम रेंट लिमिट है, तो मतलब 10,000 रुपए। लेट्स से एक प्राइवेट रूम एक हॉस्पिटल में 10,000 रुपए है एंड एक सुपर डीलक्स रूम 15,000 रुपए का है एंड यू हैव मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो कौन सा रूम प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली सुपर डीलक्स। रोज रोज थोड़ी हॉस्पिटल आना जाना होता है। 5,000 में जेब से दूंगा और बाकी सब इंश्योरेंस। भाई तो प्रॉब्लम है इंश्योरेंस नहीं देखेगी ये। क्यों? ओके, रूम रेंट लिमिट कितना था? 10,000। ये रूम कितने का है? 15,000। अब रूम अलाउंस द लिमिट अपने करंट रूम की प्राइस का कितना परसेंटेज है? 66%। वाह, मैथ बहुत तेज है तेरी। घमंड नहीं करता बिल्कुल भी मैं। लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी भी सेम लॉजिक अप्लाई करेगी। अगर टोटल खर्चा राइट क्लेम का 10 लाख रुपए है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6.6 लाख रुपीस देगी, बाकी का जो भी है तेरे को ही भरना पड़ेगा। ये क्या झोला है? भैया के इंश्योरेंस पे भी 10,000 का कैप मिला था, बट मैंने तो रूम 12,000 का कर लिया। हाँ भाई एग्जैक्टली, इसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और कोई रीजंस? तीसरा है कोपे। कुछ पॉलिसीज में लिखा होता है कि 20 to 30% का टोटल क्लेम अमाउंट तुम्हें अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता था, इसलिए हमेशा 0 कोपे ले लो। यस एग्जैक्टली। चौथा रीजन इज वेटिंग पीरियड। हर इंश्योरेंस में कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं एंड स्पेसिफिक डिजीजेस के केस में ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड आप कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। पहला है 30 दिन का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड। कोई भी इंश्योरेंस लेने से 30 दिन तक कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले सकते एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंट्स के केस में। दूसरा है 2 to 3 इयर्स का प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, जब तक ये वेटिंग पीरियड खत्म नहीं होता आप कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते एंड ये डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए अलग होता है, तो मेक श्योर यू चेक दिस। और तीसरा है 3 से 48 मंथ्स का मैटरनिटी इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड। ये मेरे किस काम का वर्ड? मैं तो माँ भी नहीं बन सकता। हाँ, तो अपने पैसे से प्लास्टिक सर्जरी करवा के शादी के बाद बीवी के काम आएगा ना। समझ गया। तो मैटरनिटी इंश्योरेंस बेनिफिट्स के लिए एंड न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के लिए पहले से इंश्योरेंस ले लो। एग्जैक्टली। अब 5th पॉइंट पे आते हैं विच इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। काफी लोग प्रीमियम को कम करने के चक्कर में अपने एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। हाँ, मेरे अंकल ने भी यही किया था। आपका कोई पास मेडिकल रिकॉर्ड तो नहीं है, डायबिटीज या बीपी कुछ? उससे क्या होगा? कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा आपका बस। नहीं नहीं यार, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मुझे क्या होगा? ये आपकी बीपी, डायबिटीज, थायराइड की दवा। दवाई? ये तो बस एक आध बीच में कभी कभी। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 100-200 रुपए के प्रीमियम बचाने के चक्कर में जो भी पहले सारा प्रीमियम भरा था वो भी वेस्ट हो जाएगा। मतलब डॉक्टर और इंश्योरेंस एजेंट से दोनों से ही कुछ नहीं छुपाना। एग्जैक्टली। ओके, नाउ कमिंग टू द 6th रीजन। अरे रुक भी जाओ यार, कितने रीजंस है? ये लास्ट रीजन है पक्का। तो 6th रीजन है इंश्योरेंस लैप्स और क्लेम फाइलिंग एरर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम को टाइम से नहीं भरा या भरा ही नहीं तब भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, या फिर क्लेम फाइलिंग टाइम गलत इन्फॉर्मेशन दी या गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करे तब भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये तो फिर जेन्युइन रीजन है। हाँ, एंड बाय द वे जब भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी पिक कर रहे हो ये जरूर चेक करना ऑनलाइन कि उनका क्लेम रिजेक्शन रेट कितना है। जितना कम क्लेम रिजेक्शन रेट होता है उतना बढ़िया होता है, लेकिन ये इकलौता फैक्टर नहीं है टू सिलेक्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी, इट्स जस्ट वन ऑफ द फैक्टर। लेट्स से किसी कंपनी का क्लेम अप्रूवल रेट अराउंड 99% है, इन दैट केस यू शुड फोकस ऑन अदर फैक्टर्स। और क्या फैक्टर्स होता है? कोई तो कुछ काउंटर पे कैशलेस बोल रहा था। यार तेरा इंश्योरेंस पॉलिसी कैशलेस नहीं था? कैशलेस? यार फिलहाल तो मैं ही कैशलेस हूँ। इंश्योरेंस कंपनी भी कैशलेस हो जाती है क्या? कैशलेस मतलब कि तेरे को हॉस्पिटल को पैसे डायरेक्टली नहीं देने होते, इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स के साथ बिल सेटल करती है। मगर सस्पेंस मत बढ़ाओ यार, केबीसी थोड़ी चल रहा है। मगर ये सब नेटवर्क हॉस्पिटल्स के साथ होता है, मतलब वो सेट ऑफ हॉस्पिटल्स जिनके साथ इंश्योरेंस कंपनी ने पहली ऑपरेशंस एंड ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट फाइनलाइज करी हुई होती है। तो ये लिस्ट कैसे मिलेगी? सिंपल, जस्ट गो ऑनलाइन एंड चेक वो इंश्योरेंस कंपनी और उनकी नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट पे ही मिल जाएगा। और भी कोई हिडन चीजें होती है क्या इंश्योरेंस में? एक्चुअली 6 और है। 6 और?
चलो यार एक एक करके बता दो। पहला है डे केयर ट्रीटमेंट्स। कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई पॉलिसीज में लिखा होता है कि अगर आप ओवरनाइट स्टे नहीं करते हॉस्पिटल में तो आपको शायद क्लेम ना मिले। इन दैट केस मेक श्योर कि आपके पॉलिसी में डे कवर ट्रीटमेंट भी कवर्ड हो। दूसरा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। हॉस्पिटलाइजेशन के पहले जो भी खर्चे थे एंड डिस्चार्ज के बाद जो भी खर्चे हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सकती है अगर ये वाला एड ऑन है। तीसरा है फ्री हेल्थ चेकअप। जो भी एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हो ना वो भी इंश्योरर कवर कर लेगा इफ यू हैव दिस एड ऑन। और इससे क्या फायदा मिलता है, यूल गेट अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ योर हेल्थ हिस्ट्री। फोर्थ है कंज्यूमेबल्स कवर। ट्रीटमेंट के दौरान जो भी सिरिंजेस, ग्लव्स, कॉटन यूज होता है कई बार वो पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते एंड दे एड अप टू 10 to 20% ऑफ द टोटल बिल। तो मेक श्योर कि जो भी पॉलिसी खरीद रहे हो उसमें कंज्यूमेबल्स भी कवर्ड हो। पांचवा है नो रूम रेंट लिमिट। जैसे पहले भी डिस्कस राइट, मेक श्योर कि जो भी पॉलिसी खरीद रहे हो उसमें कोई रूम रेंट पे कैप ना हो। यार ये तो काफी बढ़िया फीचर है। लास्ट वाला फीचर सबसे ज्यादा यूजफुल है, नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस दो तरीके के होते हैं, इधर कवर बढ़ेगा या फिर प्रीमियम का अमाउंट जो है वो कम होगा। प्रीमियम कम करने से बेटर है कि कवर बढ़ जाए। राइट। थोड़ा डिटेल में बताओ इसके बारे में। अगर 1 साल के लिए कोई भी क्लेम नहीं करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी तेरे कवर के साइज को 5% से 10% तक बढ़ा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर तेरा 10 लाख रुपए का कवर है, 1 साल के लिए कोई क्लेम नहीं किया है तो फिर वो कवर का साइज 11 लाख रुपीज हो सकता है। एक और साल के लिए नहीं किया तो फिर वो 12 लाख रुपए हो सकता है। ऐसे करते करते तो मैं 25 लाख कवर कर लूंगा। जनरली ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे ना एक 50% का लिमिट होता है जिसके बियॉन्ड कवर का साइज नहीं बढ़ सकता। मतलब अगर मेरा कवर 10 लाख का है तो मैं मैक्स उससे 15 लाख ही बना सकता हूँ। राइट, एग्जैक्टली। एंड ये भी ध्यान रखना होता है कि 3rd ईयर में अगर क्लेम किया तो तेरे कवर का अमाउंट 12 लाख से 10 लाख रुपए फिर से ना हो जाए। ओह ऐसे भी होता है, ध्यान रखूंगा। अब तुझे कम पैसे में ज्यादा कवर लेने का हैक बताऊं? नेकी और पूछ सुपर टॉप अप एंड टॉप अप का नाम सुना है क्या? यार टॉप अप तो स्कूल के टाइम पे सुना था जब फोन का रिचार्ज करवाना होता था। काइंड ऑफ वैसे ही अगर तेरा इंश्योरेंस कवर एग्जॉस्ट हो जाता है ना तो कवर का साइज बढ़ा सकता है टॉप अप एंड सुपर टॉप अप के साथ। कभी कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा विस्तार में बताइए। राइट, तो लेट्स से तेरे फोन का लिमिट, डेटा का लिमिट 2 GB है, ठीक है, एंड 1 GB का टॉप अप है। जब तक तू 2 GB का लिमिट खत्म नहीं कर पाता तो 1 GB एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस केस में 2 GB इज द डिडक्टेबल एंड 1 GB टॉप अप अमाउंट है। ओह हाँ, तो लेट्स से तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का टोटल साइज है 10 लाख रुपए, राइट। इसमें अगर 8 लाख रुपए का खर्चा आता है तो फिर तेरा टॉप अप एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब जितना डिडक्टेबल है वो ईदर मैं अपने इंश्योरेंस से दूं या अपनी जेब से दूं एंड उसके बाद मेरा टॉप अप एक्टिवेट होगा। यस, बट लेट्स से अगर तेरे बिल का अमाउंट 20 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए जो डिडक्टेबल है वो इंश्योरेंस अमाउंट से कवर हो जाएगा। बैलेंस का जो 10 लाख रुपए है फिर ही वो टॉप अप एक्टिवेट होगा। यार ये तो काफी बढ़िया डील है, सस्ते में भारी काम। मगर एक कैच है, लेट्स से साल में 2 बार तेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा एंड दोनों बार 9 लाख रुपए का बिल था। तो पहली बार तो 9 लाख रुपए कवर हो जाएंगे, तो बाकी का जो कवर है वो सिर्फ 1 लाख रुपए का है। मतलब 8 लाख रुपए तुझे अपने जेब से देने पड़ेंगे। टॉप अप एक्टिवेट करवाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए अपने जेब से देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, स्मार्ट तो है तो यार। मम्मी भी यही कहती है। तो इससे बचू कैसे? बट राइट, तो दैट्स वेयर सुपर टॉप अप्स कम इन। ये टॉप अप से थोड़े महंगे होते हैं लेकिन ये हेल्पफुल है क्योंकि तेरे जो टोटल बिल्स है साल के ये डिडक्टेबल में काउंट होते हैं। तो सेम केस 2 हॉस्पिटल विजिट्स है, 9 लाख एंड 9 लाख का बिल है ईच में, ठीक है। इन दिस केस 9 लाख रुपए तो खर्च हो गए, वो जो 1 लाख बैलेंस है वो नेक्स्ट वाली 9 लाख के बिल में कॉम्पनसेट ऐड हो जाएगा, तो 10 लाख रुपए वहाँ खर्च गए एंड बैलेंस का जो 8 लाख रुपए है वो भी सुपर टॉप अप से कट जाएगा। क्रेजी, मस्त चीज बताइए यार ये तो। पर यार मेरी कंपनी ने मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस तो दे ही रखा है, उसके ऊपर मैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी लूं, डज दैट मेक सेंस? या ऑफ कोर्स, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जनरली स्पीकिंग काफ़ी कम कवर देता है एंड उसमें फैमिली, पेरेंट्स तो इंक्लूडेड होते ही नहीं है। बात तो सही है यार, उसमें कुछ खास फीचर्स ही नहीं है। राइट, एंड लेट्स से तो एक कंपनी में 15 साल के लिए रहा है, ठीक है, यू स्टार्टेड व्हेन यू वर 25 एंड 15 साल बाद एट 40 यू लीविंग द कंपनी। उस टाइम अगर तू इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेगा तेरी प्रीमियम्स तो लाइक आसमान छू जाएंगे। एग्जांपल्स तो यार बड़े देते हो आप। तो इंश्योरेंस मैं खुद लूंगा, अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करवा लूंगा ताकि मेरा प्रीमियम कम हो जाए एंड कवर सबको मिल जाए। यस, एंड अगर इस पे फैमिली इंश्योरेंस प्लान के बारे में रिसर्च कर रहे हो ना तो फैमिली फ्लोटर प्लान के बारे में जरूर पढ़ना। फैमिली फ्लोटर प्लान वो क्या होता है? बेसिकली एक सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें पूरी फैमिली कवर्ड होती है एक प्रीमियम पर विद अ शेयर्ड सम इंश्योर्ड। एग्जांपल समझाओ।
ठीक है, लेट्स से कि पॉलिसी का कवर है अराउंड 3 लाख रुपीज़ एंड तेरी वाइफ का एक ट्रीटमेंट होता है अराउंड 2.5 लाख रुपीज़, ठीक है, फिर तो वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर पूरी फैमिली बाहर गोलगप्पे खाते खाते बीमार हो जाए, राइट, तो फिर 4.5 लाख रुपीज़ का लेट्स से क्लेम आता है। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 3 लाख रुपए को कवर करती है, बाकी के 1.5 लाख रुपए तेरे जेब से ही जाएंगे। तो इसमें एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि प्रीमियम कम होता है, क्योंकि पूरी फैमिली का बीमार होना एट द सेम टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। लेकिन इसमें कुछ डाउनसाइड्स भी है, जैसे पहले अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो फिर प्रीमियम अमाउंट, जो ओवरऑल प्रीमियम अमाउंट होता है, वो बढ़ सकता है। सेकंड, मल्टीपल क्लेम्स की वजह से इंश्योरेंस का जो शेयर्ड सम होता है वो जल्दी से ख़त्म हो सकता है। और क्या करना चाहिए? पहला, मैक्सिमम रिन्यूएबिलिटी एज। तो इन दिस केस ये प्लान रिन्यू होते जाएगा जब तक द ओल्डेस्ट मेंबर मैक्सिमम एज लिमिट तक ना पहुंचे। लेट्स से योर फादर्स एज 62, ठीक है, तो ये प्लान रिन्यू होगा जब तक कि 65 की एज तक ना पहुंचे। दूसरा है सब लिमिट्स, जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कई ट्रीटमेंट्स में सब लिमिट्स होते हैं, द मैक्सिमम अलाउंस जितना तुम क्लेम कर सकते हो उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। थर्ड इज रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट। थिंक ऑफ दिस एज अ पॉलिसी रीफिल, ठीक है, लेट्स से 10 लाख का कवर है एंड वो एग्जॉस्ट हो जाता है। रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट अगर हो ना तो वो 10 लाख फिर से सम इंश्योर्ड हो जाएगा। तो कौन सा स्कीम लो यार, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर? तो अगर कोई यंग फैमिली है जिसके मेंबर्स में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, देन अ फैमिली फ्लोटर प्लान मेक सेंस, क्योंकि ये सस्ते में पड़ेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स भी इंक्लूडेड है या फिर किसी फैमिली मेंबर को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो फिर इंडिविजुअल प्लान मेक सेंस फॉर देम, बिकॉज क्योंकि अगर वो फैमिली फ्लोटर में इंक्लूडेड है तो ओवरऑल प्रीमियम बढ़ सकता है। एंड व्हाट अबाउट टैक्स बेनिफिट्स? दोनों सेक्शन 80D के अंडर आते हैं, तो टैक्स बेनिफिट्स इज नॉट रियली अ डिसाइडिंग फैक्टर, वो सेम होता है दोनों का। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट्स भी होता है क्या? हाँ, इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके टैक्स बेनिफिट्स। कितना टैक्स बचा सकते हैं मेरे से? तो सेक्शन 80D के अंदर इंडिविजुअल्स के लिए 25,000 तक का डिडक्शन है, पेरेंट्स के लिए भी 25,000 रुपीज का डिडक्शन है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो लिमिट ज्यादा होती है ना? हाँ, अगर पेरेंट्स 60 प्लस हो तो उनका डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपीज तक हो जाएगा, मतलब टोटल डिडक्शन कैन बी 75,000 रुपीज। यानी अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ तो 22,500 तक का टैक्स बचा सकता हूँ। हाँ, और सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। वो कैसे? तो 5,000 रुपये का जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो 25,000 एंड 50,000 के डिडक्शन के अंडर आ जाता है। दिस इज अंडर सेक्शन 80D अगेन। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए तो इनके पेमेंट्स सिर्फ चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना पड़ेगा। कैश पेमेंट पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैश से हो सकता है क्या? सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के केस में कैश पेमेंट अलाउड है फॉर टैक्स बेनिफिट्स। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस डबल फायदा, प्रोटेक्शन भी एंड टैक्स सेविंग्स भी। उसका प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्शन ही है। इनफैक्ट कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के तुम्हारी सेविंग्स खाली हो सकती है, टैक्स बेनिफिट जितना हो। इसमें चिंता नहीं बनूंगा मैं, टेंशन ना। अरे मैनेजर का फोन आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट नॉलेज। आज खुद की रिसर्च करके ही फैमिली का भी इंश्योरेंस ले लूंगा मैं। बढ़िया, जल्दी से जब काम कर, नहीं तो मैनेजर के बाद HR का भी कॉल आ जाएगा। हाँ यार, बाय बाय। अब इसका तो सॉर्ट हो गया, आपकी बारी। स्टार्ट योर रिसर्च ऑन हेल्थ इंश्योरेंस टुडे। कमेंट्स में आप बताएं कि आपके लिए कितना कवर इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द ग्रो यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.